नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लर्न मैक्सिम में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज का जो टॉपिक है शुरू करते हैं। स्ट्रेटेजिक थॉट ऑफ चाणक्य पार्ट 1। देखिए, चाणक्य की जो नीति है, यानी कि जो जो हम लोग डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में पढ़ते हैं फ्रॉम यूजीसी नेट पर्सपेक्टिव, इट्स ए क्वाइट ह्यूज टॉपिक। ओके, इसमें बहुत कुछ है, तो एक वीडियो में सब कुछ हम लोग निपटा नहीं सकते। तो इसीलिए मतलब मैं 3 वीडियोस में उनका कंटेंट लाऊंगा, ठीक है। सो अमंग दिस 3 वीडियोस दिस इज द फर्स्ट वन, ऑलराइट। सो हियर इज अबाउट मी, माई सेल्फ मैक्सिम सिन्हा। I have done masters in history and thereafter I have qualified UGC NET in defense and strategic studies twice. Okay, I have cleared this paper twice. Alright, so moving into the first slide. Yes, here's about a brief introduction about Kautilya and Arthashastra. Okay, so Chanakya is also known as Kautilya Vishnugupta. ये बात तो सबको ही पता ही है. There's nothing new about it. Yes, but the second point is also an important thing. He was a professor of तक्षशिला यूनिवर्सिटी. तक्षशिला यूनिवर्सिटी के वो एक अध्यापक थे. यहाँ से इतिहास का एक और सवाल उठ के आ सकता है कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी आज कहाँ पे है. आज के पाकिस्तान के रावलपिंडी में तक्षशिला यूनिवर्सिटी स्थित है. ऑलराइट, सो थर्ड पॉइंट इज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न एम्पायर. यस, इंडीड इट्स ट्रू. जितना हम सब के लिए चंद्रगुप्त मौर्य इम्पोर्टेंट है, उतने ही इम्पोर्टेंट चाणक्य पंडित थे. बिकॉज अंडर हिज एबल गाइडेंस चंद्रगुप्त मौर्य वॉज टेक द थ्रोन ऑफ मॉडर्न एम्पायर. ठीक है, अच्छा. एंड इफ यू वांट टू इमेजिन द काइंड ऑफ size of modern empire, then the fourth point is sufficient enough. It says that modern empire had around 40% of the world's population. 40% of world's population. आप सोच सकते हैं कितना विशाल, कितना बड़ा रूप था. लगभग आज का जो साउथ एशिया जो है उसको आप कुछ हद तक ले सकते हैं. पूरी तरह से नहीं, लेकिन आज के प्रेजेंट साउथ एशिया के आप 90-95% ले सकते हैं मॉडर्न एम्पायर में. ओके, एंड द नेचर, यानी कि देखिए आज अभी जो जितने भी इंटरनेशनल रिलेशंस के वेरियस स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, उन सब में अगर उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए कि चाणक्य कौन से स्कूल ऑफ थॉट में थे, थॉट से बिलोंग करते थे, ठीक है, तो दैट वुड बी ऑफेंसिव रियलिज्म. ही वॉज एन ऑफेंसिव रियलिस्ट इन नेचर. ठीक है, एंड ऑन प्रेजेंट डे John Mearsheimer is the pioneer of this field. Perhaps he is known as the father of offensive realism, isn't it? Okay, so अभी अगर पूछा जाए कि व्हाट इज अर्थशास्त्र इन ब्रीफ, then the answer would be Arthashastra is a manual of statecraft. Statecraft is the art of using instrument of power to achieve national ends and international relation by using all elements of the DIME. DIME is an acronym. It means diplomacy, information, military, economic. Okay, so this is a brief introduction about Chanakya and Arthashastra. Okay, so moving on to the next slide. Yes, another brief introduction of Arthashastra. कब लिखा गया था? It was written between 2nd century BCE to 1st century CE. ओके, तो लगभग इसी दौरान ही लिखा गया था. नॉट एग्जैक्टली, मतलब एग्जैक्ट कोई डेटिंग नहीं है, बस इसी टाइम फ्रेम में लिखा गया था. बट जैसे कि पता है कि हम हिंदुस्तानी लोग हमारे पुराने धरोहर जो होते हैं उसको हम लोग संजो के नहीं रख सकते, हम लोग खो देते हैं. तो यही चीज़ हमने हमारे शास्त्रों के साथ भी किया था, खासतौर पे आपके हम सब अर्थशास्त्र के साथ किया था. ठीक है, इन मिडाइवल पीरियड इट वॉज ऑलमोस्ट लॉस्ट. फॉर्चुनेटली इन 1909 it was reinvented and translated to English by Pandit Shama Shastri. Okay, actually it was reinvented in 1909 and finally translated in 1915 from Sanskrit to English. Okay, actually Arthashastra is not a book, rather it's a compilation of books. That's why it is written here that this text is divided into 15 books, 150 chapters, okay, and 180 topics. Okay, so what does it deal about? Okay, मतलब अर्थशास्त्र किस चीज़ के ऊपर मतलब व्याख्या करता है? It discuss about military strategy, then economic policy, then आपका governance, then law and justice, and the most important thing is interstate relations. At that time
interstate relations, but now we can certainly call it international relations. Okay, how to maintain a good harmonious relation with any with foreign countries. Okay, yes. तो हम लोग इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे? मेनली वी विल बी स्टडिंग मेनली अबाउट मिलिट्री स्ट्रेटेजी, then Saptanga theory, then intelligence system, and then Rajmandal theory. But as I said you earlier, that it's quite difficult for to discuss all these four in a video. If I want to discuss about these four topics or four theories of Chanakya Pandit in one video, then it will extend 1 hour. Okay. Hence, I will be discussing only about military strategy in this video. Okay. In the next video, subsequent video, I will be talking about Saptanga theory, then intelligence system, then of course Rajmandal theory. Okay. So with military strategy, देखिए चाणक्य के जो मिलिट्री स्ट्रेटेजी थे मतलब वो तो बहुत सारे हैं. These are endless. But for the purpose of examination, we will be restricting ourselves to 3 to 4 topics. Okay. And these are fortification, army, and formation. Fortification माने fortress जो होता है, दुर्ग जो होता है, हिंदी में दुर्ग कहते हैं. दुर्ग का निर्माण, दुर्ग का स्थान कहाँ पर होना चाहिए, लोकेशन कैसा होना चाहिए, उस चीज़ के बारे में उन्होंने व्याख्यान किया है. Okay, so there are 4 types of fortresses the Chanakya mainly talks about in Arthashastra, and these are water fortresses, then hill fortress, then desert fortress, then of course forest fortress. वाटर फोर्ट्रेस क्या होता है? जो टापू के बीचों बीच होगा, चारों तरफ से पानी ही है. ठीक है, कोई मतलब दुर्ग होगा या किला होगा जिसके चारों ओर सिर्फ पानी है. देन आपका जो हिल फॉरेस्ट है, हिल फॉरेस्ट में क्या होता है? वो पहाड़ की चोटी पे होगा, चारों तरफ से पत्थर पत्थर होंगे, पत्थर से ढका हुआ होगा. ठीक है, दीज आर डिफिकल्ट टू एक्सेस. ओके. एंड नेक्स्ट आपका डेजर्ट फोर्ट्रेस माने रेगिस्तान के बीचों बीच, दूर दूर तक बस रेत ही रेत होंगे. एंड द लास्ट इज फॉरेस्ट फोर्ट्रेस. First fortress means the fortress will be surrounded by mangroves and marshy lands. Okay. So these are the 4 types of fortresses that Chanakya talks about. And among these 4, Chanakya prioritized water and hill forest for fortress over others. Okay. So from the security point of view, he prioritized water and hill forests over others. Okay. ठीक. So moving on to next one. Yes, here is the army about which he talks about. देखिए, modern day army is of various types. Various types in the sense मतलब composition is different. ठीक है, जैसे कि आप ले सकते हैं कि अगर फाइटर आर्म्स का अगर एग्जांपल ले लें तो आपका इन्फेंट्री, देन आर्टिलरी, देन आर्मर्ड, then mechanized infantry. These are fighting arms. So far supporting arms are concerned, logistics are there, ordnance, ठीक है, और all are there. लेकिन उस वक्त क्या था, तब चाणक्य ने आर्मी को और भी बहुत सारी चीज़ों में डिवाइड करके रखा था उन्होंने. एक स्टैंडिंग आर्मी तो होता था, ठीक है, जैसे कि आज के हमारे इन्फेंट्री जैसे हैं, लेकिन ट्रूप्स के अकॉर्डिंग उन्होंने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया, सिर्फ 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था. द कंपोजिशन डिपेंडिंग अपॉन द कंपोजिशन ऑफ द आर्मी. To start with Mola, that is hereditary or standing troops. ये मतलब most reliable and most loyal to the king because they are recruited for this purpose only, for the purpose of security purposes. For security purposes, this is their main duty. Hence, Chanakya considered Mola are more loyal and reliable than any other. Okay. Next comes the Bhrita. Bhrita, he was very much skeptical about them, yet he considered them as soldiers. Bhrita माने आपके मर्सनरीज जो होते हैं, जो पैसे लेके युद्ध करते हैं. आजकल है रशिया में वैगनर ग्रुप, मर्सनरीज बोलते हैं जिन्हें. ठीक है, तो Chanakya was very much not that reliable, so he didn't rely on Bhrita, but yet he had some place for them. Okay. Third is Shreni. Shreni means troops of guild.
ये गिल्ड जो कॉन्सेप्ट है ये आपको फ्यूडल सिस्टम में बहुत देखा जाता है, ठीक है। आजकल तो है नहीं, लेकिन फ्यूडल जब तक भारतवर्ष में फ्यूडलिज्म का प्रथा था तब तक ये बहुत प्रिवेलेंट था, और खासकर अन्य देशों में भी, यूरोप में भी, ठीक है। तो श्रेणी क्या है? ट्रूप्स ऑफ गिल्ड। गिल्ड लीडर जो होता है वो अपने अनुयायी को साथ में लेके आएगा और आके युद्ध करेगा, ठीक है। अगला आता है आपका मित्र, दिस एलाइज ट्रूप्स, ठीक है। कोई भी देश अगर युद्ध में चला गया तो उसका जो मित्र देश जो होंगे वो भी आके उसमें टूट पड़ेंगे कि मैं अपने दोस्त के साथ लड़ूंगा, ठीक है। दिस इज अबाउट मित्र। अनदर इज आत्ममित्र, दिस क्लोज एलाई। क्लोज एलाई माने बहुत करीबी दोस्ती, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं अफगानिस्तान में यूएस ने जो किया, क्लोज एलाइज को लेकर वहाँ पे टूट पड़े तालिबानियों के ऊपर, ठीक है। ओके, हाँ, is a point to remember. Chanakya relied more on Maula as they are more loyal to the king than any other. Yes, I have already mentioned about it. Okay, next one. Yes, here is formation, which is very important. First with Chakravyuh. Chakravyuh क्या होता है? Chakravyuh is like महाभारत का, आपको पता ही। चक्रव्यूह से हम लोग straight away we associate Abhimanyu, the prince, not the prince, the kid. We associate him immediately with him, how he was ruthlessly killed by his own uncles in the चक्रव्यूह, ठीक है। तो चक्रव्यूह क्या होता है? ये एक काइंड ऑफ साजिश कह सकते हैं आप। साजिश इन द सेंस कॉन्स्पिरेसी इज साइकोलॉजिकल, बट दिस वर्क्स ऑन ग्राउंड, ओके। सो चक्रव्यूह, अगर चक्रव्यूह में कोई घुसना जितना आसान होता है, निकलना उतना मुश्किल होता है। एंड रेयरली कैन एनीवन पेनिट्रेट कम आउट ऑफ दिस चक्रव्यूह, ओके। द नेक्स्ट इज सूचीव्यूह। सूचीव्यूह क्या होता है आपका? पिंसर अटैक भी बोलते हैं, जर्मन्स इसके लिए खूब बहुत फेमस थे। ये एरो फॉर्मेशन करता है, ऐसा करके ये रहा, और ये, सॉरी फॉर माई पुअर डायग्राम, ओके, नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स आई विल डेफिनेटली फिक्स इट। तो ऐसे पिंसर अटैक बोलते हैं, एरो फॉर्मेशन करके वो अंदर पेनिट्रेट करते हैं, और ये ऑफेंसिव एक्शन के लिए बहुत फेमस है। जर्मन्स ने ये खूब इस्तेमाल किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, खास तौर पे आर्मर्ड फाइट्स में, एंड दे वर वेरी मच सक्सेसफुल इन इट, ओके। नाउ नेक्स्ट इज मंडला। मंडला मीन्स कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ये रहा एक सर्कल, दूसरा सर्कल ये रहा, तीसरा सर्कल ये रहा। तो वेव आफ्टर वेव हटाकर, अभी देखिए इन तीनों सर्कल के जो बीच में जो खड़ा है सेंटर में, माने जो कोई एनिमी खड़ा है, वो समझेगा कि जो पहला जो सर्कल है वहीं पे एनिमी है। उसको ख़त्म करने के बाद दुश्मन का तादाद और नहीं है, लेकिन उसको नहीं पता, ये नहीं पता कि एक के बाद एक, मतलब वेव आफ्टर वेव अटैक होगा, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड मंडला। एंड देन पद्मव्यूह। पद्मव्यूह इज लाइक द फॉर्मेशन ऑफ लोटस, एंड देन ईगल फॉर्मेशन एंड गरुड़ा फॉर्मेशन, ठीक है। गरुड़ा फॉर्मेशन एंड ईगल फॉर्मेशन साउंड सिमिलर, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देम, ओके। All right. Yes, coming to the war, this is the most important aspect about Chanakya that he talked of and still present and prevalent today. According to Chanakya, wars are of three types depending upon the mode of fighting. Okay, one is Prakash Yudh, that is open war, which is quite often we see. चारों तरफ जो दिखता है वो प्रकाश युद्ध ही होता है, ओपन वॉर। आज के समय में आप लिख लीजिए, रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, काफ़ी हद तक प्रकाश युद्ध ही है, ओके। दो इट्स ए कॉन्फ्लुएंस ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ वॉर, ओके। देन आता है आपका कूट युद्ध, इट इज कंसील्ड वॉर, एंड देन इट इज तुष्णिम युद्ध, साइलेंट वॉर। कंसील्ड वॉर में क्या होता है, आप दुश्मन जो है वो उसको आपस में आके, मतलब फेस टू फेस आके लड़ने का क्षमता नहीं होगा, तो ऐसे में क्या करेगा वो हाइब्रिड वॉर का प्लान करेगा। दैट इज़ व्हाट पाकिस्तान डूइंग विद अस इन जम्मू एंड कश्मीर फॉर द लास्ट 35 ईयर्स, ओके। नेक्स्ट इज तुष्णिम युद्ध, साइलेंट वॉर। साइलेंट वॉर ये और भी मतलब क्या कहते हैं, टॉर्मेंट होता है एज कम्पेयर टू कंसील्ड वॉर, ओके। चाणक्य viewed war as an inevitable aspect of statecraft. Inevitable state मतलब आप इसको मतलब अवॉइड नहीं कर सकते। Necessary for expansion and defense, but advocated for avoidance through diplomacy and strategic maneuvering. वो कूटनीति के ऊपर बहुत फोकस किए हैं, मतलब युद्ध को
क्या बोला कि बट एडवोकेटेड इट्स फॉर इट्स अवॉइडेंस, मतलब आप अवॉइड कर सकते हैं यूथ को कैसे, डिप्लोमेटिक एंड स्ट्रेटेजिक मैनेवरिंग व्हेन एवर पॉसिबल, ठीक है। ही एम्फसाइज्ड दैट अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री वाज एसेंशियल फॉर स्टेट्स सर्वाइवल एंड प्रॉस्पेरिटी। एक सशक्त सेना होना चाहिए ताकि कोई एक राष्ट्र खिल सके, ठीक है। एंड दैट a ruler should always be prepared for both offensive and defensive warfare, offensive and defensive depending upon your position, your strength, and your economic condition, ठीक है। So you should prepare for war if you want to maintain sustain peace for your people, okay. So this was all about in this class, okay। तो अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए। मैं तुमसे ना साइनिंग ऑफ।